हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आप देखेंगे, आप देख पाएंगे कि हर एक सेंटेंस में हर कम से कम एक न एक प्रेपोजिशन आ ही जाती है। ठीक है, तो समझते हैं प्रेपोजिशंस को। और जितने भी एग्जाम्स होती है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी एग्जाम्स में प्रेपोजिशन अनिवार्य रूप से पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रेपोजिशंस के बारे में, समझते हैं क्या होता है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस के एग्जांपल्स के बारे में अगर हम बात करें तो कॉमनली जब भी आप कोई सी बुक पढ़ी होगी, कोई सा भी टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो कुछ वर्ड्स आपको कॉमनली दिखे होंगे। कौन से वर्ड्स वे हो सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा इन देखा होगा, ऑन, बिफोर, आफ्टर, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, विथ, विदाउट, बाय, फ्रॉम, टू, टूवर्ड्स, beside, besides, against, according to, under, above, beneath, in front of, behind, instead of, ठीक है, ओनली ऑफ, अक्रॉस। तो इस तरीके के वर्ड्स आप सभी ने देखे होंगे फ्रेंड्स। इन्हीं वर्ड्स को हम कहते हैं प्रेपोजिशंस। जो बोर्ड आपको स्क्रीन पर जो वर्ड्स दिख रहे हैं, इन्हीं वर्ड्स को हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। और इन प्रेपोजिशन वर्ड्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हर एक एग्जाम में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। फ्रेंड्स, ये जो प्रेपोजिशन है, ये जो प्रेपोजिशंस हैं, ये किसी भी दो नाउन के बीच में रिलेशनशिप को बता सकता है या फिर किसी चीज़ की पोजीशन को बताता है, टाइम को बताता है। तो बहुत सारा इसका यूज़ है। चलिए देखते हैं इनके यूजेस के बारे में, समझते हैं आखिरकार है क्या प्रेपोजिशन। सबसे पहले हम लेंगे स्टार्टिंग में एट, इन और ऑन, तीन प्रीपोजिशंस को लेते हैं और समझते हैं कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, एट के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी मीनिंग के आधार पर अगर हम समझें तो एट का जनरल जो आपने अभी तक मीनिंग समझा है वो होता है, एट का मतलब होता है पर या बजे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो जनरली एट का मीनिंग क्या होता है? पर या बजे। और इसको कहाँ पर उपयोग किया जाता है, इसका क्या यूज़ होता है? तो देखिए, एट का हम यूज़ करेंगे प्रेसाइज टाइम। सर प्रेसाइज टाइम क्या होता है? प्रेसाइज टाइम होता है, जैसे मैंने बोला कि एट 4 o'clock, ठीक है, हमने बोला एट नून, ठीक है, ठीक है। फिर इस तरीके के जो फिक्स्ड टाइम होता है, 3 o'clock, ठीक है, इस तरीके को टाइम को प्रेसाइज टाइम बोलते हैं। और प्रेसाइज टाइम के साथ हम किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? एट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एट का यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है इन। इन के अंतर्गत हम इन किसके साथ यूज़ करते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर मंथ्स का नेम आ रहा है, मंथ्स का नेम कैसे? मंथ्स का नेम आपने देखा होगा जनवरी, तो जनवरी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, ठीक है। फिर ईयर्स का आता है, ईयर्स, तो इन 2009, ठीक है, इन 1993, ईयर्स के नाम बात करेंगे। सेंचुरीज का बात अगर करें, ठीक है, तो इन 21st सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी, इन 18th सेंचुरी, तो सेंचुरीज के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। एंड लॉन्ग पीरियड,
एंड लॉन्ग पीरियड जो लंबा समय होता है, इनके साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। जबकि प्रेसाइज टाइम होता है, जो फिक्स्ड टाइम होता है, उसके साथ हम एट का यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, मंथ्स की बात कर रहे हैं, ईयर की बात कर रहे हैं, सेंचुरीज की बात कर रहे हैं, तो इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला आता है ओन। ओन का यूज़ हम किसके साथ करते हैं फ्रेंड्स, तो डेज के नाम के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, ओन का। डेज कौन से होते हैं, तो हमने लिखा कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो डे के नाम के साथ भी हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। दूसरा, डेट से जब हमारे सामने दी हुई रहती है तो ऑन 26 जनवरी। ठीक है, तो इस तरीके का अगर डेट्स दी हुई है या फिर डेज दिए हुए हैं तो इनके साथ हम ऑन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने बात करी एट की, इन की और ऑन की। अच्छा, एट में अगर आप समझते हैं एग्जांपल्स, अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। एट सनराइज, एट सनसेट। ठीक है, अगर हम डेज के बारे में बात करें तो स्पेशल डेज जो हैं, जैसे ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो इस तरीके से इनके साथ यह भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो एट का यूज कहां पर करेंगे, हम प्रेसाइज टाइम के साथ करेंगे। इन का यूज हम किसके साथ करेंगे, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड जो होते हैं। ठीक है, तो उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। और ऑन का किसके साथ करते हैं, डेज एंड डेट्स के साथ हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट समझते हैं, नॉट द यूज ऑफ प्रीपोजिशंस ऑफ द टाइम एट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एट का उपयोग करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। कहाँ पर एट का यूज़ हम कर सकते हैं, कहाँ पर एट का यूज़ नहीं कर सकते, कहाँ पर इन का यूज़ करेंगे, कहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे, तो समझेंगे। जैसे हमने लिया इन। ठीक है, तो इन के बारे में मैं ये बोल देता हूँ क्या, कि इन द मॉर्निंग। इनके बारे में हमने क्या कहा, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। ठीक है, इनके साथ हमने क्या लगाया, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। बात करते हैं अगर ऑन की, तो देखिए इसी आफ्टरनून और मॉर्निंग या इवनिंग के साथ हम ऑन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन किस स्थिति में करेंगे, तो जब हमें कहना हो कि ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ऑन संडे इवनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से मॉर्निंग के साथ इनका भी यूज़ किया जा सकता है, ऑन का भी किया जा सकता है। कब, केवल जब मॉर्निंग है तो इनका यूज़ करेंगे, और अगर हम किसी पर्टिकुलर डे के साथ उसका यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम ऑन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ऑन का यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो एट, इन और ऑन में और क्या डिफरेंस हो सकता है, और बारीकी से अगर हम इन सारी चीज़ों को समझे तो हम कह सकते हैं कि एट का यूज हम करते हैं पॉइंट के साथ में। एट का यूज किसके साथ में करते हैं, पॉइंट के साथ में। एट का यूज किस तरीके से पॉइंट के साथ में होगा, तो जैसे कि हम कहेंगे कि एट द कॉर्नर, क्या कहते हैं हम, एट द कॉर्नर। और क्या कह सकते हैं, एट द बस स्टॉप। तो ये क्या हो गए, ये हो गए भैया अलग अलग हमारे पॉइंट्स। क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया कहाँ पर खड़े हो आप, तो हम बोलते हैं कि दरवाजे पर खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है, दरवाजे पर। तो दरवाजे पर हम लिख देते हैं कि एट द डोर। क्या लिखते हैं, एट द डोर। ठीक है, तो ये एट हम किसके लिए यूज करते हैं, पॉइंट के लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स। किसके लिए यूज करते हैं, पॉइंट्स के लिए हम एट का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इन की, अगला जो हमारे सामने आता है वो क्या आता है, इन। और इन का यूज हम किसके लिए करते हैं, इन क्लोज्ड स्पेस के लिए करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, इन क्लोज्ड स्पेस। इन क्लोज्ड स्पेस किस तरीके से होता है, जैसे हमने बोला कि कहाँ पर हो, तो इन द गार्डन। कहाँ पर है, इन द गार्डन। तो इन द गार्डन के साथ भाई गार्डन
गार्डन की एक अपनी एक बाउंड्री वॉल बनी है और उसके अंदर अगर हम हैं तो क्या कहेंगे हम, इन द गार्डन। ठीक है, हमने कहा कहाँ पर हो भैया, तो इन द गार्डन। ठीक है, और कहाँ पर है, तो हमने बोले इन द रूम। कहाँ पर बोला भैया, इन द रूम। तो इस तरीके से अगर इनक्लोज्ड स्पेस है, किस तरीके का स्पेस है, इनक्लोज्ड स्पेस है, तो उसके साथ हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या समझ सकते हैं इसके माध्यम से, और हम उदाहरण की बात करें अगर, तो हम कह सकते हैं कि इन द बॉक्स, इन द पॉकेट। ठीक है, अगर कोई इनक्लोज्ड है और इनक्लोज्ड के अंदर कोई चीज़ है, अगर कोई इनक्लोज्ड स्पेस है, पैक स्पेस है, बंद स्पेस है, और उसके अंदर कोई चीज़ है, तो फिर उसे बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। जबकि एट का यूज़ हम पॉइंट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं फ्रेंड्स, एट का उपयोग हम पॉइंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन। ऑन मतलब क्या होता है, सरफेस के ऊपर। सरफेस मतलब एक चीज़ के ऊपर, तुरंत ऊपर, कोई जस्ट ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के ऊपर है व्यक्ति। ठीक है, और हम बात करें तो हम कह सकते हैं ऑन द टेबल, मीन्स क्या होगा, टेबल के ऊपर है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस का अर्थ क्या होगा, सरफेस के ऊपर है। तो हम क्या बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एट, इन और ऑन की। ठीक है, एट का यूज़ हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, इन का यूज़ करेंगे इनक्लोज्ड स्पेस के साथ, और ऑन का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, सरफेस के साथ करेंगे। अब देखिए कई बार क्या होता है कि एट द डोर भी आ सकता है और ऑन द डोर भी आता है। तो एट द डोर और ऑन द डोर में डिफरेंस क्या है वह समझेंगे। ठीक है, सपोज हम मानते हैं कि यह हमारा डोर है, यह हमारा डोर है, और इस डोर पर यहाँ कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो इसे हम कहेंगे कि यह एट द डोर खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है, एट द डोर, क्योंकि यह एक पॉइंट हो गया, यह एक क्या हो गया, पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वह होगा एट द डोर, और अगर कोई यहाँ पर खड़ा है तो फिर क्या होगा, ऑन द डोर होगा। सरफेस के ऊपर अगर कोई है तो ऑन का यूज़ करेंगे, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है तो फिर इस स्थिति में हम एट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, एट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हमने समझी, एट, इन और ऑन। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एट, इन, टू और इन टू। ठीक है, सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं इन और इन टू के बीच में। किसके बीच में डिफरेंस समझते हैं, इन और इन टू के बीच में, कि आखिरकार इन और इन टू में क्या डिफरेंस है, इन और इन टू में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर पहले से ही है, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर पहले से ही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन। ठीक है, इन का अंदर, इन का अर्थ क्या होता है, तो इन का अर्थ होता है में या फिर के अंदर। इन का मीनिंग क्या होता है, इन मीन्स में या फिर के अंदर। जैसे आपको एक, ठीक है, आपको एक डॉल दिख रही है और ये डॉल कहाँ पर है, तो इन द बॉक्स। कहाँ पर है भैया, इन द बॉक्स, मतलब यह बॉक्स में है, बॉक्स में ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, इन का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है फ्रेंड्स, इन का। इन द बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर यह पहले से ही है। ठीक है, तो जब कोई ऑलरेडी कोई चीज़ है, ठीक है, वेयर इज़ मदर, मम्मी कहाँ है, तो मदर इज़ इन किचन, मदर इज़ इन किचन, मम्मी कहाँ पर है, किचन में है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ पहले से ही कहीं पर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, इन का। लेकिन कोई अंदर से, कोई बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, जैसे हमने क्या बोला कि बॉल को मैंने कहाँ पर फेंका, तो बॉल को मैंने बॉक्स में फेंका, बॉल को मैंने बॉक्स में फेंका, तो बॉक्स में फेंका मतलब क्या हुआ, यह चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, बाहर
बाहर से अंदर की तरफ जाएगी तो फिर ऐसी स्थिति में हम इनटू का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये इनटू का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? इनटू का यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि जब भी किसी चीज़ की मूवमेंट को दिखाते हैं और मूवमेंट को दिखाने के लिए उसकी डायरेक्शन अगर बता रहे हैं तो डायरेक्शन के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? टू का। भैया बॉक्स में फेंका, हमने बॉल को बॉक्स में फेंका तो वी थ्रू द बॉल कहाँ पर? इन, और हम बॉक्स की तरफ भेज रहे हैं, बॉक्स की तरफ डायरेक्शन में भेज रहे हैं, इसलिए वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे। तो यूज़ किया गया इनटू। तो वी थ्रू द बॉल इनटू द बॉक्स। इनटू द बॉक्स क्यों बोला? क्योंकि बॉक्स के अंदर, बाहर से अंदर जाएगी कोई चीज़ तो हम इनटू का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ कोई चीज़ जा रही है तो इनटू का यूज़ करेंगे, और कोई चीज़ पहले से ही अंदर है तो फिर ऐसी स्थिति में हम इन का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ पहले से ही अंदर है तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स हम इन का यूज़ करते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम समझे तो हम समझते हैं टू और इनटू को। ठीक है, तो टू और इनटू में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? तो टू और इनटू में अगर हम देखें तो दोनों का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? मूवमेंट को दिखाने के लिए करते हैं। किसी भी मूवमेंट को जब हमको दिखाना हो तो हम दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, एक तो यूज़ करते हैं टू और दूसरा यूज़ करते हैं इनटू का। ठीक है, टू का अर्थ मतलब, टू का मीनिंग जो होता है वह होता है को, और इनटू मतलब क्या होता है? अंदर को। ठीक है, दोनों का प्रयोग हम गतिशीलता प्रदर्शित मूवमेंट दर्शाने के लिए करते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के अर्थ के अनुसार किया जाता है कि भाई इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। टू का अर्थ तथा इनटू का अर्थ अंदर होता है। टू का अर्थ क्या होता है? को, तथा इनटू का अर्थ अंदर होता है। ठीक है, जैसे मैंने राम को कहा तो मैंने लिखा कि आई सेड टू राम। ठीक है, राम को कहा। ठीक है, दूसरा हुआ कि भैया मैंने नदी के अंदर पत्थर फेंका या उसने नदी के अंदर पत्थर फेंका, तो क्या होगा कि ही थ्रू द स्टोन और पेबल कहाँ पर? इनटू द रिवर। इनटू द रिवर क्यों आया? क्योंकि इसने नदी के अंदर फेंका। ठीक है, तो को के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। जबकि अंदर से बाहर की कोई मूवमेंट हो रहा है तो इसके लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। जनरली टू का उपयोग हम किसके साथ करते हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान से सुनेंगे, जब हम किसी भी डायरेक्शन वाली वर्ब्स का यूज़ कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली वर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर टू का यूज़ उनके साथ हम करते ही हैं। जैसे हमने बोला कम के साथ आपको टू का यूज़ करना है, सेंड के साथ हमें टू का उपयोग करना है। ठीक है, तो ये वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ हमें टू का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है फ्रेंड्स? टू का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं विथ और बाय में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। विथ का अर्थ पहले देखेंगे और बाय का अर्थ समझते हैं। फ्रेंड्स, विथ का अर्थ जो होता है, विथ का मीन्स होता है, जनरली विथ का मीनिंग जो होता है वो होता है के साथ। क्या होता है फ्रेंड्स? के साथ। ठीक है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट के लिए भी प्रयोग होता है। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट कहने से तात्पर्य क्या है कि भैया बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपने हाथों के उपयोग से चलाते हैं। जैसे हम कैंची को अपने हाथों से चलाते हैं। ठीक है, हाथों के माध्यम से उपयोग करते हैं। ठीक है, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? पेन का उपयोग अपने हाथों से करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो मशीनें, जो भी चीज़ें हमको जिनको हाथों से चलाते हैं वो हमारे लिए एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट हो गए। और इंस्ट्रूमेंट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? विथ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? विथ का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई कट द क्लॉथ विथ द सीजर्स। आई कट द क्लॉथ विथ द सीजर्स मीन्स यहाँ पर सीजर्स के लिए मैंने क्या लगाया? आई कट द क्लॉथ विथ सीजर्स। आई कट द क्लॉथ विथ सीजर्स। ये सीजर्स के साथ विथ क्यों लगाया? क्योंकि यह मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? विथ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? विथ का यूज़ करते हैं। ही wrote me a letter with a pen। उसने मुझे एक पत्र लिखा, किससे? पेन से लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर सीजर्स और पेन के साथ हमने क्या यूज़ किया? विथ का यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि यह इंस्ट्रूमेंट है। यह क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। तो और बाय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एजेंट के लिए किया जाता है। अब ये एजेंट क्या होता है?
एजेंट क्या होता है? तो एजेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा जब कोई काम किया जाता है तो वहां पर हम विथ का यूज नहीं करते, वहां पर हम यूज करते हैं बाय का। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कैंची के द्वारा कपड़ा काटा गया, तो उस समय मैंने क्या लिखा कि द क्लॉथ वर कट बाय सॉरी विथ द सीजर्स, द क्लॉथ वर कट या क्लॉथ वाज कट विथ द सीजर्स, सीजर्स के द्वारा कपड़े को काटा गया, जबकि मेरे द्वारा काटा गया तो फिर मैं लिखूंगा द क्लॉथ वाज कट बाय मी। अब यहाँ पर जब सीजर्स की बात कर रहा था तो मैंने क्या यूज़ किया? विथ का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है कि विथ का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं। विथ का यूज़ हम किसके साथ करते हैं? इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं विथ, जबकि कोई एजेंट है, जब कोई पर्सन है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बाय का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। किसका यूज़ करते हैं? बाय का। ठीक है, इट वॉज डिलीवर्ड बाय द डिलीवरी बॉय। ठीक है, इसको डिलीवरी बॉय के माध्यम से डिलीवर्ड किया गया, तो डिलीवरी बॉय के लिए हमने क्या यूज़ किया? बाय का यूज़ किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझना है किसके बीच में? विथ और बाय के बीच में डिफरेंस को समझना है। अगर हम विथ और बाय के बीच में एक्स्ट्रा डिफरेंसेस की बात करें और अलग डिफरेंसेस की बात करें तो समझेंगे। ठीक है, विथ का मीनिंग क्या हुआ? विथ का मीनिंग होता है के साथ, और बाय का मीनिंग होता है के द्वारा। ठीक है, बाय का यूज हम एजेंट के साथ भी करते हैं और व्हीकल के साथ भी हम बाय का उपयोग करते हैं। व्हीकल के साथ भी हम बाय का उपयोग करते हैं। जैसे हाउ डिड यू कम हियर, तो हमने लिखा कि आई केम हियर, मैं यहाँ तक आया किसके माध्यम से? बाय बस। बाय बस मीन्स बस के माध्यम से। तो यहाँ पर व्हीकल के लिए हमने क्या यूज़ किया? बाय का यूज़ किया। अब बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस मैं बताने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स, सभी लोग ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि आई केम हियर ब्लैंक बस। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आता है, ठीक है, एक क्या है? बाय बस और ब्लैंक ए बस। अगर ए बस आ जाता है तो फिर यहाँ पर बाय का उपयोग नहीं किया जाएगा, ये फिर यहाँ पर बाय का यूज़ नहीं किया जाएगा, फिर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा इन। क्या यूज़ किया जाएगा फ्रेंड्स? इन यूज़ किया जाएगा। तो आपको जब भी व्हीकल की बात हो रही है, किसी साधन की बात हो रही है और उसके साथ हमें विथ या बाय लगाना है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है या इन लगाना है। तो अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट के साथ जनरली हम क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? जनरली हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के साथ यहाँ पर कोई डिटर्मिनर लगा हुआ हो, डिटर्मिनर का अर्थ क्या हुआ? डिटर्मिनर मतलब या तो कोई आर्टिकल लगा हुआ हो, या फिर कोई पजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ हो, या फिर कोई पजेसिव प्रोनाउन यूज़ किया गया हो, तो फिर ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे फ्रेंड्स? इन का यूज़ करेंगे। किसी व्हीकल के साथ जनरली हम क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? बाय का यूज़ करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर किसी आर्टिकल का यूज़ किया गया हो तो ऐसी स्थिति में इन का यूज़ किया जाता है। विथ का प्रयोग हम एक तो इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं, विथ का यूज जो करते हैं, एक पहला तो हम इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं, तथा विथ का एक और दूसरा प्रयोग की अगर हम बात करें तो सामान्य अर्थ किसी के साथ किया जाता है। जैसे राम के साथ विथ राम, मेरे भाई के साथ विथ माय ब्रदर, मेरे फ्रेंड के साथ विथ माय फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके किसी के साथ के लिए भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? विथ का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सिंस, फॉर और फ्रॉम। ठीक है, सिंस, फॉर और फ्रॉम। देखिए जनरली अगर हम सिंस और फॉर की बात करें तो इनका प्रयोग हम करते हैं परफेक्ट टेंस में। कहाँ पर करते हैं फ्रेंड्स? परफेक्ट टेंस में करते हैं। परफेक्ट तथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में
सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब सिंस और फॉर का उपयोग किया जाता है तो यह उपयोग किया जाता है टाइम के साथ। किसके साथ यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स? टाइम के साथ किया जाता है। और जब सिंस और फॉर का प्रयोग टाइम के साथ किया जाए तो वहाँ पर उसका अर्थ जो होता है वह होता है से। उस स्थिति में सिंस और फॉर का अर्थ क्या निकलता है? से यूज़ किया जाता है। जबकि सामान्यतः सिंस और फॉर का जब उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो फॉर का अर्थ जो निकलता है वो होता है के लिए, ठीक है। और सिंस की बात हम करें तो सिंस का अर्थ जो होता है सिंस का जो अर्थ होता है वह होता है चूंकि, ठीक है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस फॉर का उपयोग किया जाता है टाइम के साथ तो वहाँ पर इसका अर्थ निकलता है से। जबकि सामान्यतः सिंस और फॉर के लिए का जो अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है फ्रेंड्स? के लिए निकलता है या चूंकि निकलता है। अब हम बात करेंगे कि सिंस फॉर के साथ टाइम के लिए जब सिंस और फॉर का उपयोग किया जाता है तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मीनिंग निकलता है। टाइम के लिए कौन से टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया जाएगा और कौन से टाइम के लिए फॉर का यूज़ किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सिंस और फॉर के बारे में। सिंस का यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि फॉर का यूज़ किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अब पॉइंट और ड्यूरेशन में क्या डिफरेंस है, पॉइंट और ड्यूरेशन में क्या अर्थ है, समझते हैं इसे। दोनों का अर्थ जब टाइम के साथ यूज़ किया जाता है फॉर और सिंस का उपयोग जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस में इनका उपयोग किया जा रहा होता है तो उस समय इनका अर्थ जो निकलता है वह अर्थ होता है से। क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? इसका अर्थ होता है से। अब कौन से टाइम के साथ? तो पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने बोला कि मैं 4 बजे से कोई काम कर रहा हूँ, मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, तो मैं कब से कर रहा हूँ? तो मैं अलग अलग समय की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बोला कि मैं 2 बजे से कोई काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सिंस 2 o'clock। क्या यूज़ करूँगा फ्रेंड्स? सिंस 2 o'clock। जबकि अगर मैं कहूँगा कि मैं 2 घंटे से कोई काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर यूज़ करूँगा फॉर 2 hours। क्या यूज़ किया जाएगा? फॉर 2 hours। अब ये दो में क्या डिफरेंस है समझेंगे। जब 2 बजे की बात करी तो 2 बजे एक फिक्स टाइम है, यहाँ पर कोई अवधि नहीं है, कोई ड्यूरेशन नहीं है। घड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो घड़ी में जब मैंने बोला कि भैया 2 बज रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था कि ये जो छोटा कांटा था यह 2 पर था और जो बड़ा कांटा था वह 12 पर था। तो ये क्या हुआ? यह मेरे लिए एक पॉइंट हो गया, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि 2 घंटे, तो 2 घंटे का अर्थ क्या होता है? 2 घंटे का अर्थ जो होता है कोई सी भी एक ड्यूरेशन हो सकता है, अवधि हो सकता है। यह 12 से 2 के बीच में हो सकता है, 2 से 4 हो सकता है, 4 से 6 हो सकता है, 6 से 8 हो सकता है, 9 से 11 हो सकता है। मतलब ड्यूरेशन 2 आवर्स का एक ड्यूरेशन होता है। तो ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 4 का यूज़ करते हैं। जबकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार पॉइंट ऑफ टाइम के लिए न केवल घड़ी के समय का उपयोग कर सकते हैं लेकिन कैलेंडर जितने भी टाइम होते हैं सारे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि सिंस 2 जनवरी सिंस 2009, सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम का उपयोग करते हैं। अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर के साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं। इट मीन्स फॉर 2 months, फॉर 5 years, फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर 5 days,
ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, जबकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का उपयोग करते हैं, जबकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कई बार स्टेजेस ऑफ लाइफ का भी उपयोग किया जाता है, जैसे बचपन से, तो बचपन से के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिंस चाइल्डहुड। क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स? हम यूज़ करेंगे सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से। ठीक है। आगे हम बात करते हैं फॉर और ड्यूरिंग। ठीक है। फॉर और ड्यूरिंग में क्या डिफरेंस है? तो फॉर का प्रयोग हम अवधि ड्यूरेशन के लिए उपयोग करते हैं, जो अभी हमने बात करा। तो ड्यूरिंग का प्रयोग हम के दौरान के अर्थ में करते हैं, जैसे कोई काम करने के दौरान। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ड्यूरिंग। नेक्स्ट समझते हैं बिलो और अंडर। बिलो और अंडर दोनों का मीनिंग अगर हम बात करें तो बिलो का मतलब भी के नीचे होता है और अंडर का अर्थ भी के नीचे होता है। ठीक है। अगर अंडर की बात करें तो अंडर द्वारा वस्तु के फिजिकल कांटेक्ट की बात होती है और बिलो से कांटेक्ट व्यक्त नहीं होता है। ठीक है। बिलो मतलब क्या हो गया? अंडर जब मैंने बोला कि भैया कहाँ पर है, कोई बच्चा कहाँ पर है, तो हमने बोल दिया कि बच्चा जो है वह टेबल के नीचे है। कहाँ पर है? टेबल के नीचे। तो यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट से मतलब क्या है कि ये टेबल भी आपको दिख रहा है, बच्चा भी दिख रहा है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे के जो टेबल के अंदर बच्चा है या टेबल के नीचे बच्चा है। लेकिन जब बिलो के बारे में बात होती है तो बिलो का अर्थ होता है के नीचे। अब बिलो का अर्थ भी के नीचे होता है और अंडर का अर्थ भी होता है के नीचे। दोनों में डिफरेंस की बात अगर हम करें तो बिलो का उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स बिलो का उपयोग हम कर सकते हैं लेवल के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बीपीएल का कार्ड होता है, बीपीएल का कार्ड होता है। तो बीपीएल का कार्ड मतलब क्या हो गया कि बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब वहां पर एक स्तर की बात हो गई, वहां पर एक लेवल की बात हो गई है। ठीक है, कि भाई पॉवर्टी लाइन से नीचे, तो वहां पर कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, फिजिकल कॉन्टेक्ट की बात नहीं हो रही है, वहां पर लेवल की बात हो रही है। तो लेवल के लिए हम किसका यूज करते हैं? बिलो का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है इन और विद इन। इन के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन किया है कि इन का अर्थ क्या होता है। तो इन का अर्थ होता है जनरली में या के अंदर, में या के अंदर। और विदिन का अर्थ क्या होता है? तो विदिन का यूज किया जाता है समय के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है फ्रेंड? समय के लिए यूज किया जाता है। और इसका अर्थ होता है के अंदर अंदर। क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? के अंदर अंदर। 2 घंटे के अंदर अंदर, तो विद इन 2 आवर्स। 2 मिनट के अंदर अंदर, विद इन 2 मिनट्स। ठीक है। तो किसी चीज के समय के अंदर अंदर की बात अगर हम करें तो विद इन का यूज होता है। ठीक है। दूसरा इन जो यूज किया जाता है, इनका प्रयोग टाइम के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इनका जो होता है कि भाई समय के अंतिम बिंदु तक, मतलब जैसे मैंने बोला कि भैया इन 2 आवर्स, तो इन 2 आवर्स मतलब क्या हुआ कि आप 1 घंटे और 59 मिनट तक भी इस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि विद इन 2 आवर्स, तो विद इन 2 आवर्स का अर्थ क्या हो गया कि भैया उससे वो समय नहीं हो, उसके पहले पहले कर लो। ठीक है। तो इन का अर्थ क्या हुआ कि यह दिए गए समय के अंतिम बिंदु को व्यक्त करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स। दिखने में दोनों समान प्रतीत होंगे, लगेगा ऐसा कि बिसाइड और बिसाइड मतलब पड़ोस की बात हो रही है, बाजू की बात हो रही है, लेकिन दोनों के मीनिंग में काफ़ी डिफरेंस है। बिसाइड का जो अर्थ होता है, बिसाइड का अर्थ होता है बाजू में या पड़ोस में। ठीक है। जैसे जो इज बिसाइड थर्ड, ये जो है ये बिसाइड थर्ड के बाजू में खड़ा हुआ है। ठीक है। और बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है? बिसाइड्स के बारे में अगर हम बात करें तो बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा। बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है? के अलावा। ठीक है। जो हैज मेनी फ्रेंड्स बिसाइड थर्ड, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स है, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स है, किसको छोड़ करके? थर्ड को छोड़ करके। ठीक है। तो इस तरीके से बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर है। बिसाइड का मतलब क्या होता है? के बाजू में, के पड़ोस में। ठीक है, के साइड में। जबकि बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है? के अलावा। बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है? के अलावा। ठीक है। नेक्स्ट है एगो और बिफोर। एगो का प्रयोग पास्ट घटनाओं में हेतु तथा बिफोर का प्रयोग घटनाओं कार्यों के संदर्भ में किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि एगो का अर्थ होगा केवल पहले। एगो का अर्थ क्या होगा? केवल पहले। जबकि बिफोर का अर्थ होता है किसी चीज के पहले।
किसी घटना के पहले, किसी समय के पहले, तो वहाँ पर बिफोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एगो का प्रयोग पास्ट की घटनाओं हेतु किया जाता है, जबकि बिफोर का प्रयोग घटनाओं कार्यों के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, घटनाओं के और कार्यों के संदर्भ में कि 2 घंटे पहले, आपके आने से पहले, आपके आने से पहले को हम बोलेंगे क्या, बिफोर योर अराइवल। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक घटना के संदर्भ को उपयोग करते हुए हमने के पहले का यूज़ किया है, तो वहाँ पर बिफोर का उपयोग किया जाएगा। तो बिफोर मीन्स क्या होगा, के पहले। बिटवीन और अमंग, देखिए जब 2 चीज़ों के बीच में, 2 लोगों के बीच में कोई चीज़ है तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, बिटवीन का। जैसे मैंने बोला कि ब्लैंक राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। अब मेरे को बताना है कि राम और मोहन के बीच में, तो के बीच में के लिए 2 वर्ड मेरे सामने है। ठीक है, और बिटवीन और अमंग दोनों का अर्थ जो होता है वो होता है के बीच में। दोनों का अर्थ क्या होता है, के बीच में। लेकिन 2 लोगों की बात हो रही है तो 2 लोगों के बीच में हम किसका यूज़ करेंगे, बिटवीन का यूज़ करेंगे। जबकि 2 से अधिक के लिए हम अमंग का यूज़ करते हैं, जबकि 2 से अधिक के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अमंग का। तो यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है तो इसलिए बिटवीन का बात हो गई। जैसे बोला राम एंड मोहन के बीच में, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्या फ्रेंड्स, बिटवीन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बिटवीन का। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि राम और मोहन कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 लोगों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब मैं कहूँगा कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, इन मिठाइयों को बांट दो, किसके बीच में, तो गर्ल्स के बीच में, गर्ल्स के बीच में मिठाइयाँ बांट दो, तो गर्ल्स के बीच में के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर बिटवीन या अमंग का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा अमंग। क्यों यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से अधिक के बारे में बात हो रही है। 2 से अधिक के बीच में कोई चीज़ हो तो फिर अमंग का यूज़ करेंगे, और 2 लोगों के बीच में हो तो बिटवीन का यूज़ करेंगे। अब इसका एक्सेप्शन की बात करें, इसके अपवाद की बात करें, तो हमने बोला है कि भैया क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, तो किसके बीच में, हमने किसी 3 टीम के नाम बता दिए। अब जब 3 टीम के नाम बता दिया तो वहां पर बिटवीन का यूज़ किया जाएगा या अमंग का यूज़ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स वहां पर हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। वहां पर क्यों बिटवीन का यूज़ करेंगे, क्योंकि 3 टीमें एक साथ मैच खेलने के लिए नहीं आएगी, 3 टीमें एक साथ मैच खेलने के लिए नहीं आएगी। वहां पर रेसिप्रोकल, परस्पर किया जाएगा, और परस्पर के सेंस में 2-2 टीमें एक साथ में होगी, इसलिए वहां पर 2 से अधिक होने के बावजूद भी हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। वहां पर 2 से अधिक होने के बावजूद भी हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं अमंग और अमंगस्ट। अमंग और अमंगस्ट दोनों का मतलब होता है के बीच में। अमंग और अमंगस्ट दोनों का अर्थ क्या होता है, के बीच में होता है। अंतर क्या होता है, तो 2 से अधिक के संदर्भ में उपयोग होता है, जैसे अभी हमने कहा था। इनके बाद वाक्य में द आता है तो किसी अमंग या अमंगस्ट किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं। देखिए जैसे ये ब्लैंक है और ये ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ पर हमको अमंग या अमंगस्ट का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, अमंग या अमंगस्ट का यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक वर्ड आया, इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, तो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो फिर हमको यूज करना है अमंगस्ट। क्या यूज करना है फ्रेंड्स, अमंगस्ट का यूज करना है। ठीक है, अगर स्वर से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें किसका यूज करना है, अमंगस्ट का यूज करना है। ठीक है, और अमंगस्ट का प्रयोग वैसे जनरली नहीं किया जाता है, मोस्टली अमंग का ही यूज करते हैं, लेकिन वोवेल के सेंस में अमंगस्ट का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं ऑफ और ऑफ। देखिए फ्रेंड्स 2 ऑफ होते हैं। एक होता है पहला ऑफ जो आपके सामने दिया हुआ है, पहला ऑफ जो दिया हुआ है यह संबंध बताता है। क्या बताता है फ्रेंड्स, संबंध बताता है। किस तरीके से कि भैया ये किसका है, तो हमने बोला कि ऑफ माय फ्रेंड, ऑफ माय फ्रेंड मतलब मेरे फ्रेंड का है। ठीक है, और ये कुर्सी किसकी है, तो ऑफ वुड, ऑफ वुड मीन्स क्या हुआ, लकड़ी की है। ठीक है, यह रिंग कैसी है, तो ऑफ गोल्ड, ऑफ गोल्ड मतलब सोने की है। तो ये संबंध बताने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, संबंध। इसका, इस ऑफ का अर्थ क्या होता है, तो इस ऑफ का अर्थ होता है का, की और के। इस ऑफ का अर्थ क्या होता है, का, की, के। का, की, के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। जबकि जो OFF यूज़ किया जाता है, जबकि जो OFF यूज़ किया जाता है उसका से दूर के सेंस में उपयोग किया जाता है। से दूर या हटने के सेंस के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
जैसे गेट द केट ऑफ द टेबल, ये जो केट है इसको टेबल से ऑफ कर दो, ऑफ कर दो मतलब क्या हो गया, दूर कर दो। तो दूर के लिए हम क्या यूज करेंगे, OFF का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा है इट्स द टेबल ऑफ माई ग्रेट आंट, ये जो टेबल है वो मेरी आंटी की है, तो मेरी आंटी की है तो वहां पर क्या यूज किया जाएगा फ्रेंड्स, ऑफ का यूज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इस टेबल का संबंध किससे है, आंटी से, तो संबंध बताने के लिए क्या यूज किया जाएगा, ऑफ का यूज किया जाएगा। जबकि दूर हटने के लिए हम बात करेंगे तो फिर OFF ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि स्विच को ऑफ कर दो, ऑफ कर दो मतलब क्या हो गया, बंद कर दो। तो ये जो ऑफ मतलब होता है क्या, कि वहां पर जो संपर्क कनेक्शन हो रहा है उसको ऑफ कर दो, दूर कर दो, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वो बंद हो जाए। तो यहाँ पर ऑफ मतलब यह स्विच ऑफ में OFF ऑफ का यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि उसको दूर करना, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं अबव या ओवर। अबव या ओवर दोनों का अर्थ क्या होता है, के ऊपर का होता है, ऊंचा, हायर देन का सेंस होता है, ठीक है। और दोनों का उपयोग किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, कोई स्पेसिफिक इसका अर्थ नहीं निकलता है। नेक्स्ट है मेक ऑफ और मेक फ्रॉम। दोनों मेक ऑफ और मेक फ्रॉम दोनों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मटेरियल या सामग्री का बोध होता है। मेक ऑफ का प्रयोग तब होता है जब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम मेक ऑफ का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि भैया ये जो टेबल बनी हुई है ये लकड़ी से बनी हुई है, तो लिखा कि द टेबल इज मेड ऑफ वुड। जो टेबल है वो किससे बनी हुई है, वुड से बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है। मतलब टेबल बनाने के बाद भी लकड़ी में कोई परिवर्तन नहीं आया, लकड़ी ही है। लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। जो कर्ड बना है वो मिल्क से बना है। मतलब लकड़ी से टेबल जब बना दी तो टेबल से वापस लकड़ी बनाई जा सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हमने एक बार कर्ड से मिल्क बना दिया तो फिर मिल्क से कर्ड बना दिया तो फिर वापस उसे रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेक फ्रॉम और मेड फ्रॉम, मेक ऑफ और मेक फ्रॉम में क्या अंतर है, तो मटेरियल के लिए यूज होता है। मेक ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो मेक फ्रॉम का यूज करें, मेक ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन और विथ। इन जब काउंटेबल नाउन होता है तो इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ का प्रयोग होता है, और अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इन का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण हम समझे इंस्ट्रूमेंट के लिए ही, तो कैसे, जैसे मैंने बोला कि आई रोट विथ पेन, आई रोट विथ पेन। ये पेन क्या है फ्रेंड्स, पेन काउंटेबल है, गिनने जैसा है, इसलिए मैंने इसके साथ क्या यूज किया फ्रेंड्स, विथ का यूज किया। दूसरा पॉइंट समझेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आई रोट इन इंक। अब इंक के साथ इन का यूज क्यों किया, क्योंकि हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि काउंटेबल नाउन है। अगर पेन काउंटेबल है, इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग किया जा रहा है और काउंटेबल है तो हम किसका यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। और अगर काउंटेबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। इंक से जब लिखते हैं तो इंक काउंटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, इनका यूज करते हैं। जबकि पेन से लिखते हैं तो पेन काउंटेबल है, और काउंटेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ। तो अपोजिट का प्रयोग विपरीत और सामने दोनों के अर्थ में होता है, इन फ्रंट ऑफ अर्थ का केवल सामने होता है, ठीक है। अपोजिट का मतलब क्या होगा, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत या विरोध, सामने, ठीक है, विपरीत और सामने, ठीक है। ये अपोजिट है। अपोजिट मतलब क्या है, या तो सामने का उपयोग भी किया जा सकता है या एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, कि इसका मुंह सामने उसका पीछे, तो ये अपोजिट हो गए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है दो बच्चे खड़े हुए हैं, ये कहाँ पर है, सामने है। तो जो इन फ्रंट ऑफ होता है, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ क्या होता है, केवल सामने होता है, और अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं प्रीपोजिशन प्लस जिरंड। जिरंड मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स जिरंड का मतलब हमने पहले भी बताया है कि जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, जो
वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं जिरेंड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम जिरेंड कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस हैं, कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस हैं, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन फ्रेज हैं जिनके साथ हम हमेशा जिरेंड का यूज़ करते हैं, जिनके साथ हम हमेशा जिरेंड का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, कहीं पर भी आपको एब्सटेन फ्रॉम लिखा हुआ आ जाए और वर्ब लगाने की बात करें तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। एब्सटेन फ्रॉम, अफ्रेड ऑफ, डेबर फ्रॉम, प्राउड ऑफ, क्लेवर एट, प्राइड इन, बेड एट, सक्सीड इन, बेंट टू, रिपेंट ऑफ, थिंक ऑफ, होपफुल ऑफ, फॉर्चुनेट इन, असिस्ट इन, एक्सेल इन, बेंट ऑन, इंसिस्ट ऑन, एम एट, इस तरीके के कोई फ्रेज दिखे हुए आए और इनके जस्ट बाद अगर आपको कहा जाए कि भैया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाओ या फिर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो हमें क्या करना है? इनके साथ हमेशा क्या लगाना है? जिरेंड। और जिरेंड का मतलब क्या होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया? इट मीन्स ये वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको दिया जाए कि टू मेक, केवल मेक और मेकिंग, तो हमें क्या लिखना है? मेकिंग। क्यों? क्योंकि इन फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। प्रीपोजिशन ओमिटेड, ओमिटेड का अर्थ क्या होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती है जहां पर हम प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करते हैं, जहां पर हम प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर हम प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करते हैं? तो देखते हैं कि सामान्यतः ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। सर ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जिनके साथ ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है, ठीक है। ऐसी वर्ब जो हमारे दो क्वेश्चन, क्या? एक व्हाट एंड हुम। सर व्हाट और हुम मतलब क्या? व्हाट का अर्थ होता है क्या, हुम का मतलब होता है किसे और किसको, ठीक है। इन दो क्वेश्चंस का आंसर जो दे वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे मैंने दो वर्ब लिखी, ठीक है, आई रन और आई ईट, ठीक है, आई आस्क और आई स्लीप, ठीक है। तो आई रन, मैं दौड़ता हूं, है ना, मैं दौड़ता हूं, तो भैया क्या दौड़ता हूं? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। किसे दौड़ता हूं? नहीं हो सकता है। अगर इसका आंसर नहीं आ रहा है तो मतलब इट मीन्स ये जो वर्ब है रन जो है वो कौन सी है? इनट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके साथ ऑब्जेक्ट का उपयोग नहीं किया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे भाई आई आस्क, मैंने पूछा, तो आप क्या बोलेंगे? भैया क्या पूछा, किसको पूछा? तो ये जो क्या और किसको का जो आंसर आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो क्या और किसे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? क्या और किसे का जो ऑब्जेक्ट होता है वही इसका आंसर हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये ईट जो है ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि आई ईट में खाता हूं, तो क्या खाता हूं भैया? आई ईट एप्पल, में एप्पल खाता हूं, ठीक है। तो आई ईट एप्पल, तो यहां पर ये वर्ड का आंसर मिल रहा है। तो ईट और आस्क दो ट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि रन और स्लीप क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। रन और स्लीप क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि ईट और आस्क कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों ट्रांजिटिव वर्ब? क्योंकि इनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो रही है। जैसे ही ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया, ठीक है, फॉर अ कप ऑफ टी, किसके लिए? कप ऑफ टी के लिए ऑर्डर दिया। और ही ऑर्डर्ड, देखिए भैया उसने ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर के साथ हमारे पास प्रश्न होता है कि भाई क्या ऑर्डर किया? क्या ऑर्डर किया? तो भैया कप ऑफ टी ऑर्डर किया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि ही ऑर्डर्ड कप ऑफ टी, यह जो क्या का आंसर मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव के साथ हम प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करते। कुछ समय व्यक्त करने वाले शब्द जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, मंथ, वीक, ईयर इत्यादि से पूर्व यदि किसी ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव क्या? दिस, दैट, नेक्स्ट, एवरी आदि का प्रयोग हो रहा हो तो फिर इनको व्यक्त करने वाले शब्दों के पूर्व कोई प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे शी इज गोइंग टू जयपुर, मॉर्निंग, अगर इन द केवल मॉर्निंग आता तो हम क्या बोलते हैं कि इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जा रहा है, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग के पहले क्या आ रहा है? नेक्स्ट आ जाने के कारण अब यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करेंगे। इसी तरीके से मंथ के साथ हम लगाते, लेकिन आगे क्या आ गया? नेक्स्ट आ गया, और नेक्स्ट के आगे हम प्रीपोजिशंस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इवनिंग के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज करते, लेकिन लास्ट आ गया इसलिए कोई प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं किया जाएगा।
नहीं तो जनरली क्या होता है भाई, मॉर्निंग के साथ इन का लगाते हैं, इवनिंग के साथ इन का यूज़ करते हैं, संडे के साथ ऑन का यूज़ करते हैं, लेकिन इनके साथ अगर कोई नेक्स्ट संडे आ रहा है तो फिर ऑन का यूज़ नहीं करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग आ रहा है, लास्ट मॉर्निंग आ रहा है तो फिर हम नहीं यूज़ करेंगे। यस्टरडे, टुडे, टुमारो के पूर्व भी कोई प्रीपोजिशन उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे नहीं बोलते कि आई विल गो ऑन मंडे, ऑन यस्टरडे या ऑन टुमारो। यस्टरडे, टुडे और टुमारो के साथ हम प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है प्लीज़ मीट मी टुमारो, मुझे कल मिलना, ठीक है। ही वेंट यस्टरडे, वह कल गया। ही इज़ अराइविंग टुडे, इनके साथ हमने किसी भी प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि इनके साथ प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो होम के साथ जब मोशन व्यक्त करने वाले वर्ब से जैसे गो, गेट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी आपको, क्या कि गो, कम, गेट, इनके साथ हम जनरली टू का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? टू का यूज़ करते हैं। लेकिन गो के बाद अगर होम उपयोग किया जा रहा है, गो के बाद होम उपयोग किया जा रहा है तो फिर टू का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर दूसरे के घर जा रहे हैं, हमारे खुद के घर के बारे में बात हो रही है कि आई एम गोइंग होम, तो वहाँ पर टू का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा बोलना है कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ तो फिर यू कैन से दैट आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स होम। तो यहाँ पर फिर टू का उपयोग किया जा सकता है। अगर खुद के घर जा रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टूड मैटर है, तो फिर हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके का होम के पहले कुछ ना कुछ आर्टिकल दे दिया गया हो, कुछ एडजेक्टिव यूज़ कर लिया गया हो, पोजेशन ने यूज़ कर लिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में फिर टू का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यदि होम के तुरंत बाद किसी फ्रेज वर्ब का प्रयोग हुआ, जैसे सी रिटर्न्ड टू हर हस्बैंड्स होम, है ना, तो फिर टू का यूज़ किया जा सकता है। आई वेंट टू हीज होम, हीज आने के कारण टू का उपयोग किया जा सकता है, जनरली नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनके तुरंत बाद होम का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यू कैन डू दिस वर्क एट होम, घर पर का यूज़ किया जा सकता है। वी कैन स्टे एट होम, इन होम नहीं होता है, इन होम इनकरेक्ट होता है, एट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्थान एवं समय व्यक्त करने वाले जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, अब्रॉड, मिनट, बीट, इनसाइड, आउटसाइड इत्यादि के साथ भी सामान्यतः प्रीपोजिशन नहीं लगता है। जनरली इनके साथ प्रीपोजिशन का उपयोग हम नहीं करते हैं। जैसे ही केम हियर लास्ट मंथ, तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं लगाएंगे कि इन लास्ट मंथ या बिफोर लास्ट मंथ, ठीक है, इस तरीके का उपयोग नहीं करेंगे। सीता इज गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट मंथ, इन नेक्स्ट मंथ, ऑन नेक्स्ट मंथ, इस तरीके का उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, अब्रॉड, मिनट, इनके पहले हम प्रीपोजिशन का उपयोग अलग से नहीं करते हैं। प्लीज कम इनसाइड, व्हाई आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट को पूछा जा रहा है, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये आपके लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया कोर्स है ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर, जिसमें लगभग हमने सारी एग्जाम्स को कवर कराने की कोशिश की है। टॉपिक वाइज आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। क्यों सर, इनका क्या उपयोगिता है, ये क्यों दिए जाएंगे? अरे भैया, सारी टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट मिलने से फ़ायदा ये होगा कि आप स्पेशल जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड MCQs लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस कराने में हेल्प करेंगे। आप समझ पाएंगे एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं, अभी कुछ ऑफर चल रहा है, तो आपको नॉमिनल फीस में ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। कहाँ से परचेस करेंगे सर? तो भैया आप सबसे पहले मास्टडी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। सर ये ऐप कहाँ पर मिलेगी? गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम समझे तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट स्पोकन बैच आपके लिए, जहाँ जीरो से हीरो लेवल सुनने से शिखर की यात्रा तय कराई जाएगी। अगर आपको बोलते बोलते आप अटक रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश मतलब वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो स्पेशली वोकेब का कोर्स आपके लिए लाए गए हैं, ठीक है। एक्सपर्ट एडवांस बैच भी है आपके लिए, ठीक है, जिसमें अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत हमको इंग्लिश आ जाती है लेकिन हम एक्सपर्ट लेवल पर काम करना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए है, ठीक है। किड्स स्पोकन बैच आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। बच्चों की मानसिकता, साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कोर्स डिज़ाइन किया गया है, बड़ा ही हेल्पफुल है बच्चों के लिए, ठीक है। वोकेब अगर आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं, अपने वोकेब को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने शब्दों को बढ़ाना चाहते हैं, तो वोकेब का कोर्स स्पेशल आपके लिए लाया गया है। तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। 1-to-1 पर्सनल ट्रेनर पर अगर आपको लगता है कि हमको कोई पर्सनल टीचर मिले और वो केवल हमें पढ़ाए, तो पर्सनल इंग्लिश ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। स्पोकन इंग्लिश की बुक भी मिल जाएगी, तो बहुत कुछ आपके लिए ऐसा है। तो ये सर सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेगी? तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको जनरली
गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से मास स्टडी ऐप डाउनलोड करना है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, जहाँ हमने बताया इतने, इससे अधिक कोर्सेज आपके लिए, और आपकी इंग्लिश संबंधित समस्याओं का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। कहाँ पर? मास स्टडी पर। ठीक है, आपको लगे थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।